हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स संघ की कार्यपालिका समिति यानी भारतीय राज्य व्यवस्था में जो आपका टॉपिक रहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति, जिसमें आपका जो है कि राष्ट्रपति जो है कि जिसमें संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में संघ की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति आपकी जो होती है फ्रेंड्स आपके जो है कि प्रधानमंत्री में। और आपका इसमें जो है कि उपराष्ट्रपति का भी पढ़ेंगे और उपराष्ट्रपति के बाद मान्यवादी। इसका फ्रेंड्स जो है कि हमने पूरा जगह की टोटल क्वेश्चन जो है कि वन लाइनर लिया है, जिसमें से हमने पूरा कंप्लीट क्वेश्चन लिया है। अगर इसमें से अगर इतना पढ़ लिया आपको तो फिर दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स हमने देखिए वन लाइन क्वेश्चन पूरा जो है एक एक करके कलेक्ट किया है, जो आपका इससे बाहर क्वेश्चन जो है कि एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ से आपको तैयारी करने को जो है कि सभी प्रकार के क्वेश्चन आपके मिलेंगे, जिसमें आपके जो है कि जीके जीएस से ठीक है जो है कि सभी प्रकार के आपके क्वेश्चन मिलेंगे। फ्रेंड्स आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ से ऑनलाइन क्वेश्चन जो है कि स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका ये जो क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन है जो आपके सभी एग्जाम के लिए आएंगे। ठीक है, जो भी आप तैयारी करते हैं, ठीक है, या तो ट्रिपल एस सी करते हैं, यूपी ट्रिपल एस सी, लेखपाल, बैंकिंग जो भी करते हैं फ्रेंड्स, जो भी आपका इसमें जीएस का क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि पुलिस का हो गया तो पुलिस में भी आपका ये सब क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है जो आपके सभी एग्जाम में आएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, दिया कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपका बात किया जाए तो राष्ट्रपति कहा गया आपका अनुच्छेद 52 की तहत। अगला क्वेश्चन आपका कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली को अपनाया गया है। ठीक है, तो आपका अपनाया गया है संसदीय शासन प्रणाली। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। कैसी प्रणाली अपनाई गई है, तो संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। अगला क्वेश्चन, संसदीय शासन प्रणाली को किस देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो संसदीय शासन प्रणाली को आपको लिया गया ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से आपको याद रखना है। जी रेफरेंस आपका अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत के संविधान के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है। ठीक है, देखिए आपका निहित होती है राष्ट्रपति में, याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका जी आपका दिया हुआ है, दिया कि किस अनुच्छेद के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अधीनस्थ अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो ये करेगा आपका अनुच्छेद 53 फर्स्ट के तहत। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, अनुच्छेद 53 फर्स्ट के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा, स्वयं करेगा या फिर अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से। अगला क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का प्रमुख होता है, वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है। ठीक है फ्रेंड, तो आपकी वास्तविक शक्ति होती है मंत्रिपरिषद में निहित होती है। ठीक है, आप मंत्रिपरिषद आपको याद रखना है, और मंत्रिपरिषद में आपकी प्रधानमंत्री में। ठीक है, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, देखिए भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति किस देश के राष्ट्राध्यक्ष के समान है। ठीक है, तो देखिए हम भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति है वो है आपका ब्रिटेन के संविधान के राष्ट्राध्यक्ष के समान है। ठीक है, आपका हो जाएगा ब्रिटेन की। ये रहा आपका अगला, दिया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पद की योग्यता विहित की गई है। ठीक है, तो देखिए योग्यता की अगर बात किया जाए तो ये की गई है आपका अनुच्छेद 58 के तहत। ठीक है, याद रखना है योग्यता की बात राष्ट्रपति की तो 58 अनुच्छेद के तहत की गई है। अगला क्वेश्चन दिया है, राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है। ठीक है, तो ये आपकी न्यूनतम जो है कि आपकी 35 वर्ष निर्धारित की गई है। अगला दिया कि राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की अधिकतम आयु, ठीक है, कितनी निर्धारित की गई, तो ये की गई है आपकी
अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। देखो ये भी आपको याद रखना है। न्यूनतम आपकी 35 वर्ष और अधिकतम जो है कि आपकी कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है। ये आगे आपका दिया है कि राष्ट्रपति पद के लिए कौन-कौन सी योग्यताएं विहित की गई हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता की अगर बात किया जाए तो देखिए आपका दिया है, वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु जो है कि 25 वर्ष से कम न हो तथा वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। तो ये आपका राष्ट्रपति की योग्यता आपको याद रखना है। ठीक है, ये 3 योग्यताएं आपकी विहित है। आपका अगला दिया है कि देखिए भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो देखिए ये होता है आपका अप्रत्यक्ष रूप से। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से आपको याद रखना है। अगला आपका दिया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। तो ये होते हैं अपने संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पांडिचेरी सहित सभी राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये भी आपका क्वेश्चन पूछता है यहाँ। अगला दिया है कि दिल्ली और पांडिचेरी राज्य की विधानसभाओं को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया। ठीक है, देखिए दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं को जो है कि आपका अंश संशोधन आपका 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है कि जोड़ा गया। ठीक है, यानी कि शामिल किया गया। तो आपको याद रखना है 70वां संविधान संशोधन। अगला आपका दिया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति दी गई है। ठीक है, योग्यता की बात की जाए तो 58 में और आपकी जो है कि अनुच्छेद जो है कि 55 के तहत उनके निर्वाचन की रीति की बात की गई है। याद रखना है अनुच्छेद 55 के अंतर्गत। ये रहा आपका अगला दिया कि अनुच्छेद 59 के अनुसार राष्ट्रपति संसद की किसी भी सदन अथवा किसी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, किंतु यदि संसद के किसी सदन अथवा किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो किसी तिथि से यह माना जाएगा कि उस सदन में उसका अपना स्थान रिक्त कर दिया है। ठीक है, तो ये आपका राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण की तिथि से याद रखना है आपको। कब से? तो राष्ट्रपति के पद ग्रहण की तिथि से। अगला आपका दिया है राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा कराया जाता है। तो देखिए आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। ठीक है, अगला आपका दिया है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम कम से कम कितनी मतदाताओं द्वारा क्रमशः प्रस्तावित और अनुमोदित किया जाना चाहिए। ठीक है, याद रखना है आपको 50 से 50 मतदाताओं के द्वारा। ठीक है फ्रेंड, आपको ये करेक्ट याद रखना है। ठीक है, करेक्ट याद नहीं रखेंगे तो आपका एग्जाम में गलत हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति का अलग होता है और उपराष्ट्रपति का अलग होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति का 50 से 50 होता है, उपराष्ट्रपति का आपका आएगा 20 से 20 होता है। अभी आगे आएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि वर्तमान में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए जमानत की राशि कितनी है आपकी। तो 15,000 रुपया है। कुल वैध मतों का कितना भाग मत प्राप्त न करने वाले उम्मीदवारों की जमानत की राशि जब्त हो जाती है। ठीक है, देखिए आपकी हो जाती है 1/6 मत अगर प्राप्त नहीं कर पाता है तो जमानत की राशि जो है कि जब्त कर ली जाती है। ठीक है, कुल वैध मतों का आपका 1/6 मत पाना जरूरी है। जी रहा आपका अगला क्वेश्चन दिया किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंध किया गया है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर पुनः निर्वाचित के लिए पात्र है। ठीक है, तो ये किया गया है आपका अनुच्छेद 57 के तहत। आपको याद रखना है। ठीक है, राष्ट्रपति को पुनः निर्वाचित किया जाने के पात्र है अनुच्छेद 57 में। ठीक है, अनुच्छेद 58 में आपका योग्यता की बात की गई है, ये भी आपको याद रखना है।
अनुच्छेद 55 में आपकी रीति की बात की गई है, आपकी निर्वाचन की रीति। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। देखिए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के उल्लेख संविधान का किस अनुच्छेद में दिया गया है? ठीक है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 54 में किया गया। ये भी आपको याद रखना है, अनुच्छेद 54। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। देखिए कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति के अनुसार कराया जाता है? ठीक है, तो पद्धति की आपकी बात किया जाए तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा कराया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, किस वर्ष की जनगणना द्वारा अभिनिश्चित जनसंख्या को राष्ट्रपति चुनाव के लिए किसी राज्य विशेष की जनसंख्या माना जाता है? ठीक है, ये माना जाता है आपकी 1971 की अभिनिश्चित जनसंख्या के द्वारा। ये भी आपको याद रखना है, जनसंख्या 1971। ये आपका दिया है कि दिया है आपका कि किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि जब तक 2026 के पश्चात होने वाली प्रथम जनगणना के आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते तब तक राष्ट्रपति चुनाव के लिए राज्यों की जनसंख्या 1971 की जनगणना द्वारा अभिनिश्चित जनसंख्या को माना जाएगा। ठीक है, तो ये किया गया आपका 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 में। ये भी आपको याद रखना है, 2001 संशोधन 84वां। जी आपका अगला क्वेश्चन यह है कि किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद पर चुने जाने के लिए न्यूनतम कितना मत पाना आवश्यक है? ठीक है, तो अगर किसी राष्ट्रपति पद के चुना जाना है तो पाना चाहिए कुल पड़े मतों के आधे से एक मत अधिक। याद रखना है, करेक्टली याद रखना है, आपको एग्जाम में पूछता है कुल पड़े वैध मतों के आधे से अधिक। ठीक है, दिया है अगला क्वेश्चन कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की पदावधि का उपबंध किया गया है? ठीक है, अगर पदवी की बात किया जाए यानी टर्म ऑफ ऑफिस तो अनुच्छेद 26 के तहत आपका उपबंध किया गया है राष्ट्रपति की पदावधि की। जी आपका अगला क्वेश्चन दिया कि भारत का राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण की तिथि से कितने वर्ष तक पद धारण करता है? ये करता है आपका 5 वर्षों का कार्यकाल होता है, आपका हो जाएगा 5 वर्ष तक। अब दिया है आपका ये अगला क्वेश्चन, देख राष्ट्रपति का 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो जाने पर भी वह कब तक अपना पद धारण किए रहता है? तो जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है तब तक वो जो है कि अपना पद धारण कर किया रहता है। याद रखना है। अगला दिया है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो ये देता है आपको उपराष्ट्रपति को। ये भी आपको याद रखना है। अगला आपका दिया है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना तत्काल किसको देता है? तो देखिए उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना तुरंत जो है कि त्याग पत्र तो राष्ट्रपति देता है उपराष्ट्रपति को, लेकिन उसकी जो सूचना पहले देता है उपराष्ट्रपति, देता है आपको लोकसभा के अध्यक्ष को। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष आपको याद रखना है। त्याग पत्र की सूचना किसको देता है उपराष्ट्रपति? तो लोकसभा के अध्यक्ष को। अगला दिया है कि जब राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग या किसी अन्य कारण से रिक्त हुआ हो तो उसे भरने के लिए चुनाव अधिकतम कितने समय के भीतर करा लिया जाना चाहिए? ठीक है, ये देखिए आपका करा लिया जाना चाहिए 6 माह के भीतर। याद रखना है 6 माह। ठीक है, अधिक नहीं होना चाहिए, 6 माह के अंदर होना चाहिए यानी भीतर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो देखिए भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है आपका भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश। ठीक है, अगला आपका देखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ठीक है, तो अगर मुख्य न्यायाधीश अगर न हो तो वो दिएगा आपका उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठ न्यायाधीश। ठीक है,
यानी कि उससे जो बड़ा होगा, सबसे बड़ा न्यायाधीश, वही आपको शपथ दिलाएगा। अगला आपका दिया है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की शपथ तथा उसके प्रारूप के बारे में है। ठीक है, प्रारूप के बारे में है, तो ये आपका अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति के शपथ और उसके प्रारूप के बारे में अनुच्छेद 60 उल्लेख करता है। अगला आपका देखिए, राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है। ठीक है, तो ये दी गई है आपकी अनुच्छेद 61 में। याद रखना है, आपका एग्जाम में बहुत पूछता है। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को महाभियोग चला करके हटाया जा सकता है उसके पद से। जी आपका अगला क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर चलाया जा सकता है। तो ये चलाया जा सकता है आपका संविधान के अतिक्रमण यानी वायलोशन के कारण। ठीक है, वायलेशन के आधार पर यानी कि संविधान के अतिक्रमण के आधार पर। अगला आपका क्वेश्चन दिया कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किस सदन में आरंभ की जा सकती है। तो देखिए आपका हो जाएगा संसद के किसी भी सदन में, यानी या तो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, किसी में आप कर सकते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाने के लिए संसद में आरोप पत्र प्रस्तुत करने के कम से कम कितने दिन पूर्व उसे इसकी लिखित सूचना देना आवश्यक है। तो ये भी आपको याद रखना है, 14 दिन आपको पहले जो है कि राष्ट्रपति को सूचना देना आवश्यक है, वो भी लिखित सूचना देना आवश्यक है। ठीक है, अगला आपका दिया कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों के कुल कितने सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना कि अभीष्ट सदन के कुल सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से होना चाहिए। अगला आपका दिया कि महाभियोग की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात राष्ट्रपति को कब से प्रत्युत समझा जाता है। तो आपका है, महाभियोग के प्रस्ताव संसद के दूसरे सदन द्वारा स्वीकृति होने के बाद। ठीक है, जब जो है कि लोकसभा से प्रस्तुत होने के बाद जब राज्यसभा में जाता है, यानी दूसरे सदन में जाता है, तो उसके बाद जो है कि प्रस्तुति होने के बाद जो है कि प्रस्ताव जो है कि संसद में दूसरे सदन के द्वारा स्वीकृति हो जाता है, तो आपका जो है कि राष्ट्रपति को हो जाता है, समझा जाता है कि वो जो है पदयुक्त है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवादों पर निर्णय करने का अधिकार किसे प्राप्त है। ठीक है, तो देखिए, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी पर विवाद हो जाए तो वो आपका समझेगा उच्चतम न्यायालय को। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को आपका है अनुच्छेद 71 के तहत। ठीक है, अगर दोनों पर अगर विवाद हो जाए तो वो करेगा आपका उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 71 के तहत निवारण। गिरा आपका अगला क्वेश्चन दिया कि किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में रिक्तता होने पर भी राष्ट्रपति का चुनाव अवैध नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका समझा गया अनुच्छेद 11वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 द्वारा। ठीक है, आपको याद रखना है 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन दिया कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, तो किसके अनुच्छेद के तहत, वो है आपका अनुच्छेद 78 के तहत। ठीक है, राष्ट्रपति जो है कि प्रधानमंत्री से सूचना ले सकता है। ये आपका अनुच्छेद 78 के तहत, अनुच्छेद 78 आपको याद रखना है। ये आपका अगला क्वेश्चन दिया कि संसद का सत्र आहूत करने, सत्रवार करने तथा लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसको है। तो ये आपका अधिकार राष्ट्रपति को है, याद रखना है, आपका राष्ट्रपति को अधिकार है।
ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। देखिए भारत का महामान्यवादी किसके परामर्श अपना प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। ठीक है, तो ये है आपका राष्ट्रपति की राष्ट्रपति की जो है कि प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। ठीक है, जब राष्ट्रपति चाहेगा तो उसको हटा सकता है, जब आएगा तो रख सकता है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा राष्ट्रपति राइट आंसर। ये आपका अगला दिया है, आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनीत किया जाता है। ठीक है, तो ये किया जाता है आपका दो प्रतिनिधियों को जो है कि आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को जो है कि राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत करता है। यह आपका अगला क्वेश्चन। देखिए राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार दिया गया है, किंतु क्षेत्र में विशेष ज्ञान अनुभव रखने वाले व्यक्तियों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व देने के लिए यह प्रावधान किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये भी आपको याद रखना है, राज्यसभा में आपका 12 और लोकसभा में 2। ठीक है, लेकिन आपका जो है कि वर्तमान में अगर बात किया जाए तो जो आपका 2 लोकसभा वाला है वो आपको हटा दिया गया है, केवल राज्यसभा वाला मनोनीत वाला आपका है। ठीक है, तो आपका जो है साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में जो है कि वो 12 सदस्य जो है उनको मनोनीत करता है। जी आपका अगला क्वेश्चन। देखिए किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान किया कि संसद द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति एक बार पुनर्वाचित के लिए वापस कर सकता है। ठीक है, तो एक बार जो है कि राष्ट्रपति जो है जो भी विधेयक बनता है अगर राष्ट्रपति के पास जाता है तो 111 अनुच्छेद के तहत जो है कि वापस कर सकता है, अनुच्छेद 111 के तहत। अगला क्वेश्चन दिया कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आहूत करता है। ठीक है, तो ये आहूत करता है आपका 108 अनुच्छेद के तहत। अगर बात की जाए कि अधिवेशन आहूत करता है तो ये आपका 108 के अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आहूत करता है, सत्रवार करता है, इस प्रकार से लिखेगा तो राष्ट्रपति। ठीक है, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। जी आपका अगला क्वेश्चन दिया है, आपका दिया है कि किन विधेयकों को राष्ट्रपति पुनर्वाचित के लिए वापस नहीं कर सकता। ठीक है, तो देखिए आपका आंसर यहाँ पर दिया होगा, किन विधेयकों को पुनर्वाचित के लिए वापस नहीं कर सकता, तो ये नहीं कर सकता है आपका धन विधेयक और संशोधन विधेयक। 2 विधेयक होते हैं, धन विधेयक और संशोधन विधेयक। ठीक है, इनको जो है कि वापस नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग करता है। ये भी आपका करता है अनुच्छेद 111 के तहत, वो भी जो है कि आपका इसमें जो है कि विधेयक को वापस लौटा सकता है। ठीक है, 111 अनुच्छेद के तहत। ये आपका अगला क्वेश्चन। देखिए राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में इस विधेयक के संबंध में जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है जेबी वीटो 1986 के संबंध में सबसे पहले जो थे ज्ञानी जैल सिंह ने जो है कि आपका इसका प्रयोग किया था। तो आपका किया था भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संबंध में। ठीक है, याद रखना आपका ज्ञानी जैल सिंह 1986 के जेबी वीटो का प्रयोग भारतीय जो है कि डाक संशोधन विधेयक के संबंध में। अगला क्वेश्चन दिया है कि किसी नए राज्य का निर्माण अथवा किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमा या देखिए आपका सीमा या नाम में परिवर्तन करने वाले विधेयक को किसी सिफारिश से संसद में प्रस्तुत किया जाता है, और ये क्या था आपका राष्ट्रपति की सिफारिश से। ठीक है, देखिए आपका जो है कि फिर से एक बार पढ़ते हैं इनको। दिया है कि किसी नए राज्य के निर्माण या किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र या सीमा या नाम में परिवर्तन करने वाले विधेयक को किसकी सिफारिश से संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति के। ठीक है,
ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, किसी राज्य का नया नाम परिवर्तित करना है या सीमा कुछ भी करना है तो वो राष्ट्रपति की अनुमति से किया जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। ऑप्शन आपका जो है कि इसमें ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को जो है कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है 123 अनुच्छेद के तहत। अगला आपका दिया है, किस परिस्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए आपका दिया है, जब संसद के दोनों सत्र में न हो, जब संसद के दोनों सदन सत्र में न हो तथा ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जिसमें तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है, तो उस समय जो है कि राष्ट्रपति आपका अध्यादेश जारी कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत, तो वो आपका अनुच्छेद 123 के तहत। अगला आपका दिया है कि भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रपति को स्पष्टतः वीटो शक्ति प्रदान नहीं की गई, किंतु संवैधानिक परंपरा के रूप में राष्ट्रपति को अधोलिखित 3 प्रकार की वीटो शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक है, उस तीनों वीटो शक्तियों के बारे में थोड़ा सा फ्रेंड देख लेंगे, उसके बाद फिर अगला आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये आपको पढ़ना जरूरी है क्योंकि वीटो आपका एग्जाम में पूछता है कभी। देखिए आपका वीटो 3 प्रकार का होता है। एक होता है आपका आत्यांतिक वीटो, जिसको कहते हैं हम लोग एब्सोल्यूट वीटो। देखिए जब किसी विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति नहीं देता है तब विधेयक का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसे आत्यंतिक वीटो या वीटो पूर्ण वीटो कहते हैं। सामान्यतः इस वीटो शक्ति का प्रयोग जो है गैर सरकार विधेयकों के संबंध में होता है, यानी किया जाता है। सरकारी विधेयकों के संबंध में इस शक्ति का प्रयोग तब संभव होता है जब विधेयकों को पारित करने वाली सरकार विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति के पूर्व अपना जो है कि त्याग पत्र देती है तथा नई सरकार विधेयक पर अनुमति न देने की राष्ट्रपति से सिफारिश करती है, तो इस स्थिति में आपका आत्यंतिक वीटो का प्रयोग होता है। अगला जो वीटो फ्रेंड्स आपका निलंबन वीटो, निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो क्या होता है आपका कि अनुच्छेद 111 के तहत जो राष्ट्रपति है किसी विधेयक को धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक के सिवाय छोड़कर, ठीक है, कोई भी विधेयक हो लेकिन धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के सिवाय संसद को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। लौटाए जाने का प्रभाव सिर्फ अनुमति का निलंबन होता है, क्योंकि संसद द्वारा पुनः पारित कर दिए जाने पर राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य होता है, अतः इसे निलंबनकारी वीटो कहते हैं। इस शक्ति का प्रयोग सर्वप्रथम राष्ट्रपति बेटकन रमन, ठीक है, बेकट रमन ने संसद सदस्यों के पेंशन संबंधित विधेयक तथा पुनः राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने सांसद आपका अयोग्यता निवारण संशोधन 2005 के संबंध में किया था। ठीक है, आपको याद रखना है बेकटकन जो रमन है वो पेंशन के संबंध में किए थे, और आपका एपीजे अब्दुल कलाम सांसद अयोग्यता विधेयक के संबंध में से 2005 में जो थे इसका प्रयोग किए थे। अगला आपका तीसरा जो वीटो है जेबी वीटो, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग पॉकेट वीटो। इसका जो प्रयोग है देखिए कौन किया, तो संविधान के तहत किसी विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा अनुमति या देने या न देने की के लिए किसी समय सीमा का प्रतिबंध नहीं है, अतः जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी अनुमति नहीं देता है या पुनर्विचार के लिए संसद को वापस नहीं करता है तब वह जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग करता है। इस शक्ति का प्रयोग सर्वप्रथम राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने 1946 में डाक संशोधन विधेयक के संबंध में किया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है जेबी वीटो क्या होता है। अब हम लोग फ्रेंड्स पढ़ेंगे क्वेश्चन और आंसर वन लाइनर वाला। दिया है आपका अगला कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने दिनों तक प्रभावी रहता है। ठीक है, तो जो अध्यादेश है वो आपका संसद का सत्र आरंभ होने के 6 सप्ताह तक जो है कि जारी रहता है। ये भी आपको बात याद रखनी है क्योंकि आपका एग्जाम में ये भी पूछता है। ठीक है,
राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश अधिकतम कितने दिन तक प्रभावित रहता है? तो संसद का सत्र आरंभ होने से 6 सप्ताह तक। अगला क्वेश्चन ये आपका दिया है कि भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है? ठीक है, तो देखिए आपका क्षमादान की शक्ति की बात की जाए तो अनुच्छेद 72 के तहत जो है कि किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। ये आपका अगला क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रपति द्वारा अपनी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग किस मामले में किया जा सकता है? तो आपका सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंड, सभी मृत्यु दंड तथा अन्य ऐसे दंड के मामले में जो संघीय विषय के विरुद्ध किए गए अपराध के लिए किया गया है। ठीक है, इस समय में इस विषय में जो है राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। ये आपका अगला दिया कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार है? ये आपका अनुच्छेद 143 के तहत। ठीक है, अगर राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय से परामर्श चाहिए तो वो आपका 143 अनुच्छेद के तहत ले सकता है। अगला क्वेश्चन है कि धन विधेयक अथवा वित्त विधेयक को किसकी अनुमति से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका राष्ट्रपति की अनुमति से। याद रखना है आपको, धन विधेयक हो या वित्त विधेयक, ठीक है, इसको प्रस्तुत किया जाता है राष्ट्रपति की अनुमति से। अगला क्वेश्चन दिया है कि वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है आपका राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 280 के तहत करता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि अनुच्छेद 53(2) के अनुसार संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश किसमें निहित है? तो ये निहित है आपका राष्ट्रपति में निहित है, यानी सुप्रीम कमांड। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि 19 जुलाई 2012 को राष्ट्रपति पद के 14वें चुनाव में श्री प्रणब मुखर्जी को देश का नया राष्ट्रपति चुना गया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, प्रणब मुखर्जी को 14वां राष्ट्रपति। अगला दिया कि 13वें राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले जो आपके हैं श्रीमती प्रतिभा पाटिल, जो है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया है आपका कि 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में अंतःकरण की आवाज पर खुला मतदान हुआ था। इसके निर्दलीय प्रत्याशी बीबी गिरी ने कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी नीलम संजीवा रेड्डी को पराजित किया था 1969 में। यह भी आपको याद रखना है, क्योंकि आपका ऐसे क्वेश्चन बनेगा आगे इस प्रकार से कि दिया है आपका कि नीलम संजीव रेड्डी भारत के ऐसे राष्ट्रपति हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे। ठीक है, याद रखना आपको, नीलम संजीव रेड्डी को ऐसे राष्ट्रपति जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में बीबी गिरी डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के कारण, ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। ठीक है, बीबी गिरी जो आपका है जाकिर हुसैन की जब मृत्यु हुई तो कार्यकारी राष्ट्रपति चुनेंगे बीबी गिरी। हिदायतुल्लाह जो है कि बीबी गिरी द्वारा त्याग पत्र के कारण, और जो आपका बीडी जत्ती है वो आपका फरुखुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के कारण जो है कि कार्य किया था। अगला दिया कि समान नागरिक संहिता को लेकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मध्य मतभेद पैदा हुआ था। किसके लेकर? समान नागरिक संहिता के बारे में। ये रहा आपका अगला दिया है, थोड़ा सा देखेंगे फ्रेंड, उसके बाद आपका फिर से क्वेश्चन आना शुरू हो जाएगा। दिया कि सर्वप्रथम राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने प्रधानमंत्री राजीव गांधी से मतभेद के कारण भारतीय डाक संशोधन विधेयक 1956 के संबंध में जेबी वीटो का प्रयोग किए थे ज्ञानी जैल सिंह ने। ठीक है, किस मतभेद में? डाक संशोधन विधेयक के संबंध में हो गया था आपका मतभेद राजीव गांधी से।
अगला आपका दिया है कि भारत के मिसाइल वैज्ञानिक राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने उच्चतम न्यायालय द्वारा सुझाए गए चुनाव यानी सुधार संबंधी विधेयक लाभ के पद संबंधी विधेयक को संसद में पुनर्विचार हेतु वापस कर दिया था। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबे ठीक है और लंबी अवधि यानी 1950 से कब तक 1962 तक तथा डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कार्यकारी राष्ट्रपति को छोड़कर सबसे कम अवधि तक यानी 1 वर्ष 11 दिन तक कार्य किया था। ठीक है फ्रेंड, तो अगर बात किया जाए कि सबसे ज़्यादा लंबा अवधि तक कौन रहे भारत के राष्ट्रपति, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1952। और आपका सबसे कम की अगर बात किया जाए व्यक्तियों में कार्यकारी राष्ट्रपतियों को छोड़कर, तो आपका जाकिर हुसैन आपके हैं जो 1 वर्ष 11 दिन तक कार्य किए हैं। ये भी आपको याद रखना है। अब कुछ राष्ट्रपति के बारे में विशिष्ट तथ्य को जान लेते हैं। दिया कि भारतीय संविधान ने अंतिम बैठक 14 जनवरी 1950 में निर्विरोध रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का अंतरिम राष्ट्रपति 26 जनवरी 1950 से राष्ट्रपति पद के लिए प्रथम चुनाव तक निर्वाचित किया गया। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने तथा अनुमोदन सरदार पटेल ने किया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। कौन किया था? तो जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने किया था। उनका नाम का प्रस्ताव किसने किया था राष्ट्रपति के रूप में? जवाहरलाल नेहरू और आपका सरदार पटेल ने। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति की बात किया जाए तो वो है आपके जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन तथा आपके जो कि फखरुद्दीन अली अहमद का निधन उनके कार्यकाल के दौरान हो गया था। ये भी आपका एग्जाम में पूछता है कि किनका कार्यकाल के दौरान उनका निधन हो गया था। तो पहला नंबर आपका जाकिर हुसैन, दूसरा आपका फखरुद्दीन अली अहमद। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय गणतंत्र में 1982 में निर्विरोध निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति आपका नीलम संजीव रेड्डी। 1982 में इनको निर्वाचित किया गया था निर्विरोध। अगला दिया है कि इसके पूर्व 1969 के चुनाव में उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा था। वे अब तक के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति रहे हैं। ये भी आपको याद रखना है कि सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कौन रहे, तो आपके नीलम संजीवा रेड्डी, जो आपके जो है कि 1982 में पहली बार निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। उससे पहले उन्हें जो है कि हार का सामना करना पड़ा था। अगला क्वेश्चन आपका है कि डॉक्टर बीबी गिरी भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको द्वितीय चक्र में मतगणना के बाद सफलता प्राप्त हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। बीबी गिरी आपका एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको जो है कि द्वितीय चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी उनके कार्यकाल में। ठीक है, तो ये आपको ये भी याद रखना है। अगला आपका दिया है कि वे अब तक की सबसे कम मतों के अंतर यानी 50.2 से जीतने वाले राष्ट्रपति हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। एग्जाम में पूछता है कि सबसे कम मतों से अंतर से जीतने वाले राष्ट्रपति कौन है, तो ये आपकी बीबी गिरी। अगला क्वेश्चन दिया है आपका कि एम हिदायतुल्लाह सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया था आपका 20 जुलाई 1969 से। ठीक है, आपका 24 अगस्त 1969 तक जो है कि आपका कार्यकाल इनका रहा। अगला आपका दिया है राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के बीच समान नागरिक संहिता को लेकर मतभेद पैदा हो गया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला आपका दिया कि बीबी गिरी एक ऐसे महाराष्ट्रपति हैं जिन्हें कार्यवाहक
राष्ट्रपति पद से त्याग पत्र देकर राष्ट्रपति चुना गया था? ये भी आपको याद रखना है बीबी गिरी के बारे में। अगला आपका देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीवा रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सॉरी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो हो गया ना, आपका है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, श्रीमती प्रतिभा सिंह देवी पाटिल, और अगला है आपका तथा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ऐसे राष्ट्रपति हैं जो पूर्व में उपराष्ट्रपति नहीं थे। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि आपका एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ये आपका अगला क्वेश्चन देखिए, भारत द्वारा विदेश से किए जाने वाले संधियां और समझौते किसके नाम से किए जाते हैं? अब आ गया फ्रेंड्स आपका ऑनलाइनर क्वेश्चन। थोड़ा सा हमने उनको इंक्लूड किया था क्योंकि आपको सामान्य जानकारी होना जरूरी था कि वहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बन रहे थे, इस कारण से हमने उन टॉपिकों को जोड़ा था। तो आगे आपका दिया है कि भारत द्वारा विदेश से किए जाने वाले संधियां और समझौते किस नाम से किए जाते हैं? तो वो आपके किए जाते हैं राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, याद रखना है। अगला आपका दिया है 26 जनवरी 1950 से राष्ट्रपति के प्रथम चुनाव मई 1952 तक के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किसने भारत का अंतरिम राष्ट्रपति चुना था? तो ये चुना था आपका संविधान सभा ने। ठीक है, 1952 से 1962 तक आपका राष्ट्रपति रहे। तो आपको याद रखना है इनकी कार्य अवधि सबसे अधिक, सबसे कम आपकी जो है जाकिर हुसैन की रही। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि भारत का निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति कौन है? तो निर्वाचित होने वाले जो आपके निर्विरोध है वो है आपका नीलम संजीव रेड्डी। ये भी आपको याद रखना है, जो सबसे कम उम्र के हैं। ठीक है, ये आपको अगला क्वेश्चन आपका दिया है किस राष्ट्रपति को द्वितीय चक्र की मतगणना के पश्चात विजयी घोषित किया गया था? तो ये आपका हो गया बीबी गिरी, आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन बीबी गिरी। अगला आपका आ रहा है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह देवी पाटिल, यानी प्रतिभा पाटिल देवी सिंह पाटिल। ठीक है, आपका अगला दिया है कि किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई थी? जाकिर हुसैन की और आपकी फखरुद्दीन अली अहमद की, याद रखना है दोनों की आपकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। ठीक है, जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। अगला क्वेश्चन दिया आपका वह कौन सा विधेयक है जो राष्ट्रपति की यानी जैल सिंह तथा प्रधानमंत्री राजीव गांधी के मतभेद की बलि चढ़ गया था? ठीक है, तो यही आपका जो संशोधन है वो है आपका भारतीय डाक संशोधन विधेयक 1986। ठीक है, इसी पे जो है कि मतभेद हो गया था राजीव गांधी और आपके ज्ञानी जैल सिंह से। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, संसद सदस्यों की निरर्ताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय किसके द्वारा किया जाता है? तो संसद सदस्यों के निरर्ताओं से जो संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय किया जाता है वो किया जाता है आपका राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 103 फर्स्ट के तहत। यहाँ पर दो बार लिख दिया है। ठीक है, एक ही है, अनुच्छेद 103 फर्स्ट के तहत किया जाता है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, यह कि संसद सदस्यों की निरर्ताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति किसकी राय लेता है? तो ये फ्रेंड्स राय लेता है आपका 103(2) अनुच्छेद के तहत निर्वाचन आयोग की तहत। ठीक है, निर्वाचन आयोग की राय लेता है आपका अनुच्छेद 103(2) के तहत। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकालीन आपात उद्घोषित करने की शक्ति प्रदान की गई है? ठीक है, तो राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल जो है कि अनुच्छेद 352 के तहत जो है कि किया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल राष्ट्रीय घोषित करता है। अगला आपका क्वेश्चन है देखिए, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात किन आधारों पर घोषित किया जा सकता है? ठीक है, यहाँ पर है, छोड़ दिया है। ठीक है, तो देखिए आपका किस आधार पर किया जा सकता है? तो आपका किया जा सकता है फ्रेंड
युद्ध, वायाक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। याद रखना है, युद्ध, वायाक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है। ठीक है, तो ये आपका 3 बार की गई है। एक बार 1962 में जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, दूसरी बार 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध, और तीसरी बात जो है कि 1975 में, ये भी आपका भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध। 2 बार भारत पाकिस्तान युद्ध और एक बार भारत और चीन 1962 में। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि किस आधारों पर घोषित राष्ट्रपति किन आधारों पर घोषित राष्ट्रीय आपात की स्थिति में अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। ठीक है, तो आपका जो 19 अनुच्छेद का जो निलंबित हो जाते हैं वो आपके हैं युद्ध अथवा वाय आक्रमण के आधार पर। ठीक है, यही आपको याद रखना है, युद्ध अथवा वाय आक्रमण के आधार पर। अगला दिया कि यदि किसी राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। ठीक है, तो आपका देखिए किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, तो अनुच्छेद 356 के तहत याद रखना है आपका लागू किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, भारत में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश की संविधान से लिया गया है। देखिए, उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान जो लिया गया वो लिया गया आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया। ठीक है, आपको अमेरिका का संविधान याद रखना है। ठीक है, उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत का उपराष्ट्रपति संसद के किस सदन का पदेन सभापति होता है। तो ये होता है आपका राज्यसभा का पदेन सभापति होता है भारत का उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन दिया आपका, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में किन पदों को लाभ का पद नहीं माना जाता है। तो देखिए, आपका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में अगर बात किया जाए तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल, संघ और राज्यों के मंत्री के पद को जो है आपके लाभ का पद नहीं गिना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका दिया, उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का नाम कम से कम कितनी मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और अनुमोदित होना चाहिए। तो आपका होना चाहिए 20 से 20 मतदाताओं के द्वारा, याद रखना है। जबकि आपका राष्ट्रपति का जो प्रस्ताव था आपका 50 से 50 था, उपराष्ट्रपति का आपका 20 से 20 है, याद रखना है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन दिया, कितनी धनराशि उपराष्ट्रपति पद के लिए जमानत राशि के रूप में नियत है। ठीक है, तो जमानत राशि के रूप में आपका 15,000 रुपया जमा करना पड़ता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। देखिए, तो उपराष्ट्रपति को दिलाता है आपका राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति को खुद कौन दिलाता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है। तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। अगला आपका दिया है कि किसे अपना पद सदन के लिए वेतन नहीं दिया जाता है। तो आपका जो है कि उपराष्ट्रपति को उसके पद के लिए वेतन नहीं दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर सदन लिखा है फ्रेंड, यहाँ पर गलत है। ठीक है, किसे अपने पद के लिए वेतन नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो आपका उपराष्ट्रपति को उसके पद के लिए नहीं दिया जाता है, उसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में वेतन दिया जाता है उपराष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन दिया है कि उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है। प्रस्ताव आपका लाया जाता है राज्यसभा में, याद रखना है, न कि आपका लोकसभा में। ठीक है, गलती नहीं करना है, आपका राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाता है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, यह कि किसके द्वारा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का विनिश्चय किया जाता है।
तो अगर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद हो जाए तो वो भी आपका सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का भी सर्वोच्च न्यायालय में ही जाता है और उपराष्ट्रपति का भी। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, संसद के किसी सदन का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों में होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर वो उपराष्ट्रपति का जो पद है बनना है तो आपको राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है, तभी आप जो है कि उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। अगला आपका क्वेश्चन दिया है कि इस समय भारत के उपराष्ट्रपति का जो वेतन है वो कितना है। ठीक है, तो वो है आपका 4 लाख रुपया, ये भी आपको याद करना है। उनका वेतन है आपका 4 लाख रुपया। ठीक है, आपका उपराष्ट्रपति का 4 लाख, राष्ट्रपति का आपका है 5 लाख रुपया, याद रखना है आप। अगला आपका दिया राज्यसभा की कार्यवाहियों का संचालन कौन करता है। तो राज्यसभा की अगर बात किया जाए तो वो करता है आपका उपराष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन दिया है आपका कि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त होने पर किसे कार्यवाहक राष्ट्रपति का दायित्व सौंपा जाता है। ठीक है, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद अगर रिक्त हो जाए तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसे सौंपा जाता है, तो वो आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश को सौंपा जाता है। याद रखना आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला आपका क्वेश्चन है राष्ट्रपति को अपने पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को, ठीक है, आपको किस प्रकार से पद से हटाया जा सकता है। तो देखिए आपका उपराष्ट्रपति को एक ऐसे संकल्प द्वारा जिसे राज्यसभा ने तत्कालीन समस्त सदस्यों की बहुमत से पारित किया है और जिसे लोकसभा सहमत है। ठीक है, अगर जो है कि लोक राज्यसभा जो है कि आपका बहुमत से पारित कर देगी और राज्यसभा के पारित करने के बाद लोकसभा उससे जो है कि बातों से उनकी सहमत है, तो जो है कि उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए आपका उपराष्ट्रपति का चुनाव जो किया जाता है आपका संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, यानी उसमें शामिल होते हैं फ्रेंड्स लोकसभा और राज्यसभा दोनों शामिल होते हैं। इसके अलावा कोई भी शामिल नहीं होता है। याद रखना है आपका कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन उपराष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि संसद की किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता है। ठीक है, तो संसद के सदस्य की और जो अध्यक्षता है वो की जाती है आपकी राज्यसभा के द्वारा जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा राज्यसभा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि पुनः निर्वाचन के पश्चात मोहम्मद हामिद अंसारी भारत की उपराष्ट्रपति के रूप में व्यक्तित्व के अनुसार क्रमांक उनका था 12। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। हामिद अंसारी का उपराष्ट्रपति क्रम में अनुसार याद रखना है 12 नंबर पर थे। अगला क्वेश्चन है भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली अपनाई गई है। ये अपनाई गई है आपकी संसदीय शासन प्रणाली। अगला आपका क्वेश्चन है संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक रूप में किसमें निहित है। तो आपकी देखिए आपकी संघ की कार्यपालिका शक्ति की बात किया जाए तो संघ की कार्यपालिका शक्ति भी राष्ट्रपति में निहित है। वो भी संघ की कार्यपालिका शक्ति हो, संघ की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति की अगर बात किया जाए तो वो आपके मंत्री परिषद में निहित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री और तथा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदयुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है। तो ये किया गया है आपका अनुच्छेद 75 फर्स्ट के तहत आपका किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है आपका राष्ट्रपति। अगला आपका दिया कि राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है कि आपका राष्ट्रपति ही करता है।
आपका करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है, आपका हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, किस अनुच्छेद के तहत यह कहा गया है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा? तो आपका करेगा अनुच्छेद 75(2) के तहत आपका जो है कि राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा प्रधानमंत्री। ठीक है, तो अनुच्छेद 75(2) के तहत चाहे कोई भी मंत्री हो आपका, ठीक है, तो 75(2) के तहत ही करेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि कोई व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, मंत्री बनाए जाने पर अधिकतम कितने दिन तक अपने पद पर रह सकता है? तो वो रह सकता है आपका 6 माह तक। इससे ज़्यादा आपका नहीं रह सकता है, इन्हें हटा दिया जाएगा। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला दिया है कि प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? देखिए, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को शपथ आपका दिलाता है राष्ट्रपति। अगला दिया कि यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद का सदस्य नहीं है, तो उसे कितने दिन के अंदर संसद का सदस्य बनना अनिवार्य है? तो ये अनिवार्य है आपका 6 माह के अंदर। अगला क्वेश्चन दिया है कि 91वां संविधान संशोधन मुख्यतः किससे संबंधित है? तो ये 91वां फ्रेंड्स आपका जो संशोधन संबंधित है वो है आपका मंत्रियों की संख्या, मंत्रियों की मंत्री परिषद में सदस्यों की संख्या से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 91 अनुच्छेद कर रहे हैं आपका संविधान संशोधन 91वां। ठीक है, मंत्रियों में मंत्री परिषद में सदस्यों की संख्या से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यह उपबंध किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? तो यह किया गया आपका 91वां संविधान संशोधन। याद रखना है आपको कि आपकी जो संख्या है वो कुल सदस्यों की संख्या से, ठीक है, लोकसभा की कुल सदस्यों की संख्या से 15% से अधिक सीट नहीं होगी। आपकी 91वें संविधान संशोधन ये प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल कितनी श्रेणियां हैं? तो देखिए 3 श्रेणियां होती हैं आपकी। पहला कैबिनेट मंत्री, दूसरा आपका राज्य मंत्री और तीसरा आपका जो मंत्री है वो है उप मंत्री। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कैबिनेट मंत्रिमंडल किस प्रकार के मंत्रियों से मिलकर गठित होती है? तो आपके कैबिनेट मंत्री के इस तरह से में होते हैं, केवल कैबिनेट मंत्री। ठीक है, यानी मंत्रिमंडल में किस प्रकार के मंत्री से गठित होते हैं? तो कैबिनेट मंत्री। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि भारत के प्रशासन की वह कौन सी सर्वोच्च इकाई है जो सरकार की नीतियों का निर्धारण करती है? तो आपकी कैबिनेट करता है। ठीक है, कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा होती है आपकी। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, दिया कि मंत्रियों परिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है? तो ये आपका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ये भी आपको याद रखना है, लोकसभा के प्रति। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंधित किया गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी? ठीक है, तो लोकसभा के उत्तरदायी होगी प्रति आपका अनुच्छेद 75(3) के अंतर्गत। ठीक है, यानी 75(3) के अंतर्गत जो है कि सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? देखिए, आपका व्यक्तिगत रूप से कहा जाए तो आपके होंगे संसद के प्रति उत्तरदायी। ठीक है, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति और आपके व्यक्तिगत रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होंगे आपके मंत्रिपरिषद के सदस्य। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि मंत्रिपरिषद का कोई मंत्री अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो कोई भी जो आपका मंत्री हो मंत्रिपद का
वो करता है आपका त्यागपत्र राष्ट्रपति को करता है। अगला आपका क्वेश्चन दिया कि संसद के किसी सदन द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिए इस जाने पर मंत्रिपरिषद को त्याग देना पड़ता है। ठीक है, तो किसको देता है त्यागपत्र? वो देता है आपको राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, आपको राष्ट्रपति याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है आपका प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन दिया कि आमतौर पर प्रधानमंत्री किस सदन का सदस्य होता है? तो ये होता है आमतौर पर अगर बात किया जाए तो प्रधानमंत्री लोकसभा का, यद्यपि यह आवश्यक नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर कहा जाए आमतौर पर तो लोकसभा का सदस्य होता है, लेकिन जो है कि ये आवश्यक नहीं है कि वो लोकसभा का ही सदस्य होगा, लेकिन आमतौर पर कहा जा सकता है कि वो लोकसभा का सदस्य होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया कि प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र अध्यक्षता कौन करता है? तो आपका प्रधानमंत्री ही करता है। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स लगता है कि कुछ क्वेश्चन में जो है त्रुटि हो गई है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार से याद रखिए आपका प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र अध्यक्षता कौन रखता है? तो प्रधानमंत्री रखता है। हो सकता है कि सही हो। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए, लोकसभा के सदस्यों की आयु आपकी होनी चाहिए 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, जो आपका लोकसभा के सदस्यों की भी आयु 25 वर्ष होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि मंत्रिमंडल के गठन के लिए विभागों का बंटवारा कौन करता है? ठीक है, तो मंत्रिमंडल का गठन करना तो विभागों का बंटवारा करता है आपका प्रधानमंत्री, याद रखना है, इसका बंटवारा करता है। विभागों के बारे में, विभागों के बंटवारे के संबंध में प्रधानमंत्री किससे परामर्श करता है? तो ये आपका किसी से नहीं करता है। मंत्रिमंडल के गठन के संबंध में प्रधानमंत्री का अधिकार पूर्णतः विवेकी है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, ये भी आपका एग्जाम पूछता है। तो किसी से परामर्श नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत यहाँ कहा गया है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ऐसी सूचना देगा जो संघीय प्रशासन तथा विधान के बारे में उसके द्वारा मांगी जाए? तो ये आपका अनुच्छेद 78 के तहत, आपका अनुच्छेद 78 के तहत याद रखना है। ठीक है, प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति को ऐसी सूचना देगा जो संघीय प्रशासन तथा विधानसभा के विधान के बारे में उसके लिए उत्तरदायी होगी, उसके द्वारा मांगी जाए। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका ये दिया कि स्वतंत्रता के बाद गठित प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? तो देखिए आपका, जब जो है कि स्वतंत्रता के बाद गठित प्रथम मंत्रिपरिषद जब गठित हुई तो प्रधानमंत्री सहित कुल सदस्यों की संख्या थी आपकी 36। ठीक है, 36 आपकी याद रखना है। जब पहली बार जो है कि मंत्रिपरिषद गठन किया था स्वतंत्रता के पश्चात, तो सदस्य थे 36। अगला क्वेश्चन दिया है कि स्वतंत्रता भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अगर देखिए आपका शिक्षा मंत्री थे आपका मौलाना जो है कि अबुल कलाम आज़ाद थे। याद रखना है आपका पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद। ये भारत के 3 प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु जो है कि उनकी पदावधि के दौरान हो गई थी। ये भी आपको याद रखना है कि राजीव गांधी की मृत्यु भी चुनाव के दौरान हुई थी। ठीक है, ये आपको जरूर से याद रखना है। 4 प्रधानमंत्रियों की, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, राजीव गांधी की रखना है, याद रखना है आपका चुनाव के दौरान हो गई थी। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि गुलजारी लाल नंदा 2 बार
जब जवाहरलाल नेहरू और फिर लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई तो भारत के कारामाक प्रधानमंत्री चुने गए थे। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद कारामाक प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी को नियुक्त किया गया था। ठीक है, यानी कि इंदिरा गांधी जब मृत्यु हुआ तो उनको राजीव गांधी को, और जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री की जब हुई तो उस समय जो थे वो आपके कारामाक राष्ट्रपति किसे चुना गया था, तो आपको ये रखना है गुलजारी लाल नंदा को। अगला क्वेश्चन दिया कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को भारत से बाहर ताशकंद में हुई थी। ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछता है कहाँ हुई थी, तो ताशकंद में 1966 में 11 जनवरी को। चौधरी चरण सिंह भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने कार्यकाल में संसद का सामना नहीं किए थे। ठीक है, यानी कि संसद सदन में एक बार भी नहीं गए थे। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले पहले व्यक्ति जो थे आपके मोरारजी देसाई थे। प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, वो थे आपके मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन है राजीव गांधी सबसे कम उम्र में तथा मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। ठीक है, अगर कम उम्र में बात की जाए तो राजीव गांधी, और अधिक उम्र में बात की जाए तो मोरारजी देसाई जो है प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। अगला क्वेश्चन आपका दिया है चौधरी चरण सिंह तथा अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव पर मतदान के पूर्व ही अपना त्यागपत्र दे दिया था। तो आपको ये भी याद रखना है चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी को। ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो थे विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था उससे पहले जो है कि मतगणना से पूर्व ही अपना त्यागपत्र दे दिए। बीवी सिंह और एच.डी. देवगौड़ा ऐसे प्रधानमंत्री थे जो लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त न कर पाने के कारण जो है त्यागपत्र दिए थे। ये भी आपको याद रखना है। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह वर्तमान में ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 2 या 2 से अधिक बार इस पद पर ग्रहण किया था। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है नेहरू जी को, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह 2 बार जो है कि आपका हुए हैं। और अगला जो बात किया जाए तो आपका ये आपके मोदी जी भी हैं इसमें जो 2 बार कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। अगला क्वेश्चन कि अमृता कौर किसी एक विभाग का कार्यभार सबसे लंबी अवधि तक देखने वाली केंद्रीय मंत्री। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है सबसे लंबी अवधि तक जो कि विभाग देखने वाली अमृता कौर। वह केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली पहली महिला मंत्री भी थी। ठीक है, पहली महिला मंत्री जो है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने पहली महिला। अगला आपका दिया केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देने वाली प्रथम मंत्री जो है कि आपकी थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी थी। ठीक है, कौन मंत्री थे आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी केंद्रीय मंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले मंत्री थे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री जो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा गठित है तथा प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे आपका दिया है अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण के पहले बीवी गिरी सिंह ने त्यागपत्र दे दिया था। ये भी आपको याद रखना है। दिया है आगे कि मोरारजी देसाई प्रथम गैर प्रधानमंत्री थे। ठीक है, पूछता है आपका प्रथम गैर प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपके मोरारजी देसाई थे। अगला है सर्वप्रथम लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध लाया गया था। ठीक है, सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री के लोकसभा में आपका सर्वप्रथम जो है कि
अविश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लाया गया था? तो वो आपका लाल बहादुर शास्त्री के विरुद्ध में लाया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि एक कार्यकाल में सबसे कम यानी 13 दिन तक प्रधानमंत्री का पद धारण करने वाले व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है। सबसे कम उम्र तक अगर बात किया जाए तो कौन प्रधानमंत्री रहे? तो आपके अटल बिहारी वाजपेयी, मात्र 13 दिन। अगला क्वेश्चन है, देखिए भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद के लिए प्रतिमाह जो वेतन है वो दिया रहता है आपका 5 लाख रुपया वेतन दिया जाता है राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पद के लिए लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता आवश्यक है। ठीक है। राष्ट्रपति पद अगर बनता है, राष्ट्रपति बनना है तो किसी को, तो वो जो है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता उसमें निहित होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्यों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर गठित होता है। ये भी आपको याद रखना है। आगे आपका दिया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेता है। ये भी आपको याद रखना है कि जो 2 मनोनीत सदस्य होते हैं संसद के, वो भाग नहीं लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, 2 आपके लोकसभा के होते हैं और आपके 12 राज्यसभा के होते हैं। ठीक है। तो ये आपके राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं भाग लेते हैं, तो आपका गलत है। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन दिया है, राष्ट्रपति को संविधान का अतिक्रमण करने पर महाभियोग की एक विशेष प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव जो है संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ये भी आपको याद रखना है। अगला आपका दिया है कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा अपनी कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए, तभी जो है कि राष्ट्रपति को महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाकर हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, दिया कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है अनुच्छेद 65 के तहत। ठीक है। अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति जो है कि अनुच्छेद 65 के तहत जो है कि कार्यकारी यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, दिया कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर 6 माह के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव आवश्यक है अनुच्छेद 62(2) के अनुसार। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण यानी प्रोटेक्ट और प्रतिरक्षण यानी डिफेंड की शपथ लेता है। ये भी आपको याद रखना है। अब पढ़ेंगे फिर हम लोग कुछ उपराष्ट्रपति के जो आपके बारे में दिया हुआ है। ठीक है। दिया आपका कि भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के लिए जो है कि आपका 4 लाख रुपया जो है कि वेतन जो है कि प्रतिमाह दिया जाता है। ठीक है। तो राष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो आपका सभापति के रूप में दिया जाता है आपका 4 लाख रुपया वेतन। ध्यान रहे कि उपराष्ट्रपति को उसके पद के लिए वेतन नहीं दिया जाता है। ठीक है। ये भी आपको बात याद रखनी है, क्योंकि उसको राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन दिया जाता है। अगला दिया कि उपराष्ट्रपति पद के लिए राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता आवश्यक है। ठीक है। अगर आपको उपराष्ट्रपति किसी को बनना है तो उसको जो है कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता आवश्यक है, उसको होना चाहिए राज्यसभा का सदस्य। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों से मिलकर गठित होता है। ठीक है। तो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है वो कैसे गठित होता है? तो दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों जो है कि उसमें मिक्स होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, किंतु राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। 2 सदन केवल लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्य विधानसभा के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं।
तो ये आपको याद रखना है। अगला आपका क्वेश्चन ये दिया हुआ है, दिया कि उपराष्ट्रपति को किसी भी आधार पर हटाया जा सकता है, उसके लिए किसी विशेष प्रक्रिया का प्रावधान नहीं किया गया है। ये भी आपको याद रखना है, उसको किसी प्रकार से हटाया जा सकता है। अगला आपका दिया कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव किस सभा में लाया जाता है, तो लोकसभा में नहीं लाया जाता है, राज्यसभा में लाया जाता है। ठीक है, राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाता है। आगे आपका दिया है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव राज्यसभा के द्वारा साधारण बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए तथा लोकसभा द्वारा मात्र इस प्रस्ताव से सहमति होना चाहिए। ठीक है, तो अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो साधारण बहुमत के द्वारा जो है कि राज्यसभा द्वारा पारित हो जाए और जो है कि लोकसभा का प्रस्ताव सहमति हो जाए, तो ये जो है आपका राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अगला आपका दिया हुआ है, देखिए संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का प्रावधान नहीं है, अतः उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर किसी व्यक्ति को कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नहीं बनाया जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि जब उपराष्ट्रपति की किसी कारण से मृत्यु हो जाए या अपना त्यागपत्र दे दे तो इसके स्थान पर कोई भी कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नहीं बन सकता है। ये आपका भारतीय संविधान में जो है कि प्रावधान इसका नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया है कि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर यथाशीघ्र चुनाव कराने का प्रावधान है, इसके लिए कोई समय सीमा नियत नहीं है। ठीक है, यह भी जो आपका जो कि लोकसभा का या फिर आपका जो है, देखिए आपका जैसे कि राष्ट्रपति का अगर पद रिक्त हो जाता है तो आपका 6 माह के भीतर जो है कि भरना जरूरी होता है। वैसे आपका उपराष्ट्रपति का जो पद होता है, अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए या किसी कारण से मृत्यु हो जाए उपराष्ट्रपति की, या वो अपना त्यागपत्र दे देता है, तो अनुच्छेद जो है कि 68(2) के तहत जो है कि आपका इसमें ये कहा गया है कि इसमें जो है कि इसकी कोई भी आयु सीमा नियत नहीं है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि आपका एग्जाम में दे देगा 6 माह, तो आप लोग जो है 6 माह आराम से लगा देंगे, याद रखेंगे तो आपका गलत नहीं होगा। अगला आपका क्वेश्चन दिया है कि भारत का उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने की शपथ रखता है। ठीक है, भारत का उपराष्ट्रपति जो है कि सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने की शपथ लेता है। ये भी आपको याद रखना है कि उपराष्ट्रपति किसकी जैसा जो है कि शपथ लेता है, तो आपका सच्ची श्रद्धा और निष्ठा। अगला आपका दिया है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, ये होता है आपका महामान्यवादी होता है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि भारत सरकार को कानूनी मामलों पर परामर्श कौन देता है, तो ये देता है आपका महामान्यवादी देता है। अगला क्वेश्चन है कि अटॉर्नी जनरल किसका विधि सलाहकार होता है, तो ये होता है आपका भारत सरकार का होता है अटॉर्नी जनरल। ठीक है, इसी को कहते हैं आपका महामान्यवादी अटॉर्नी जनरल। अगला क्वेश्चन है आपका, संसद का सदस्य न होते हुए भी उनकी कार्यवाही में भाग लेने तथा भाग लेने तथा बोलने का अधिकार किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है अधिकार महामान्यवादी को अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन की भारत के महामान्यवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति फ्रेंड्स करता है आपका राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति इनकी करते हैं नियुक्ति, और ये जो है कि सदन की का सदस्य न होते हुए भी कार्यवाही में भाग ले सकता है और बोलने का भी अधिकार दिया गया है महामान्यवादी को। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि राज्य सरकार को कानूनी मामलों पर सलाहकार कौन देता है, तो राज्य सरकार को कानूनी मामलों पर अगर बात की तो महाधिवक्ता देता है, यानी एडवोकेट जनरल देता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे, तो विधि मंत्री की अगर बात की तो भीमराव अंबेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन आपका दे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो गृह मंत्री थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, देखिए आपके भारत के उप प्रधानमंत्री जो पहले थे वो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, गृह मंत्री भी पटेल ही थे
और उप प्रधानमंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, संविधान में उप प्रधानमंत्री के संबंध में प्रावधान कहाँ दिया गया है? तो कहीं भी नहीं दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है कि उप प्रधानमंत्री का जो है आपका प्रावधान नहीं है संविधान में। देखिए, उप प्रधानमंत्री का प्रावधान संविधान से हटकर किया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला दिया है आपका कि अब तक कुल कितने बार जो है कि उप प्रधानमंत्री का सृजन किया गया है? तो देखिए आपका 7 बार किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। उप प्रधानमंत्री कितने आप तक बन के चुके हैं? 7 बार। अगला आपका क्वेश्चन दिया हुआ कि किस प्रधानमंत्री ने 2 उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? ठीक है, 2 उप जो है प्रधानमंत्री ये थे आपके मोरारजी देसाई जो थे, 2 उप प्रधानमंत्री नियुक्त किए थे। याद रखना है आपको मोरारजी देसाई को। अगला क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ कि किसे 2 बार उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था? तो ये आपका चौधरी देवीलाल को किया गया था। ठीक है, चौधरी देवीलाल को किया था। कौन किया था? आपका मोरारजी देसाई किए थे। अगला क्वेश्चन है, महामान्यवादी किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो राष्ट्रपति के। ठीक है, राष्ट्रपति के पर्यंत जो है प्रसाद जो है कि अपना पद धारण करता है महामान्यवादी। अगला क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रपति किसके समान योग्यता वाले व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्त करता है, यानी कि महामान्यवादी नियुक्ति कर सकता है। यानी कि आपको अगला आपका जो है कि उत्तर है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की समान योग्यता होनी चाहिए, तभी जो है कि आपका जो है कि राष्ट्रपति महामान्यवादी नियुक्ति करेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि भारत के किस अधिकारी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? तो सभी न्यायालयों में आपका है महामान्यवादी को अधिकार है। आपको याद रखना है महामान्यवादी। ठीक है फ्रेंड, तो हमने जो है कि आज की क्लास को समाप्त किया, जिसमें आपकी संपूर्ण जो है कि कार्यपालिका की जो से संबंधित जो भी क्वेश्चन थे वो सभी क्वेश्चन को हमने करा दिया। अगर आपने इतना फ्रेंड्स कर लिया तो इतना समझ लीजिए कि आपके एग्जाम में कहीं से भी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। इतना पढ़ने के बाद आपका कहीं भी जाइए एग्जाम देने, आप वहाँ से पास होकर आएंगे। ठीक है।